So Okay, without ma'am. delaying the class, let's start it. ओके फाइनली, है ना? तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट जो हमने रूल पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर हम कर रहे थे, कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? हम लोग प्रेपोजिशन एज अ चैप्टर जो था वो डिस्कस कर रहे थे, राइट? और जो लास्ट रूल हमने उसमें पढ़ा था वो रूल नंबर 42 था। 42 रूल नंबर में आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या पढ़ा था कि डिपेंड, रिलाई, काउंट एंड बैंक वर्ड्स जो हैं, इनके साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑन, एंड दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, राइट? तो ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी अगर सेंटेंस में दिख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दिख रहे हैं, आपको इनके साथ क्या यूज करना है? आपको इनके साथ हमेशा ऑन यूज करना है, ठीक है? क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई काउंट ऑन यू, तो काउंट के साथ यहाँ क्या यूज हुआ है? ऑन यूज हुआ है। सेकेंड इज वी शुड नॉट रिलाई ऑन स्ट्रेंजर्स, रिलाई के साथ क्या यूज हुआ है? ऑन यूज हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई पेरेंट्स, तो डिपेंड्स के साथ क्या यूज हुआ है? ऑन यूज हुआ है। आई कैन बैंक ऑन हिम, ऑलवेज अराइविंग ऑन टाइम, तो बैंक के साथ क्या यूज हुआ है? ऑन। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें इन 4 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर गिवन है, आपने हमेशा एक ही प्रेपोजिशन उनके साथ यूज करना है, दैट इज ऑन, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट अबाउट इट, राइट? आई होप दिस रूल इज क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, which is rule number 43. I'm sorry, this is just a numbering mistake, so please correct it in your notes. यहाँ पे रूल नंबर 43 आएगा, ठीक है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में एक वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है जिसका मतलब है एम, ठीक है? एम का क्या मतलब है? एम का मीनिंग होता है टू हैव अ गोल, राइट? टू हैव अ गोल, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लक्ष्य, ठीक है? लक्ष्य, यही मतलब होता है एम का। अब एम को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं या एज अ नाउन यूज करते हैं? वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें पढ़ के हमें पता चले कि सम एक्शन या सम वर्क इज बीइंग डन, राइट? तो कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें पढ़ के हमें सेंटेंस में पता चले कि कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, सम वर्क इज बीइंग डन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो एम को जब भी इस सेंस में यूज किया जाएगा तो वो उसके साथ हम एक ही प्रेपोजिशन उस केस में यूज करेंगे, दैट इज एट, राइट? लेकिन एम को जब हम नाउन की फॉर्म में यूज करेंगे तो हम उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? हम उसके साथ प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑफ, राइट? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम को जब हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, तो एम्स एट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि एम को हमने क्या बताने के लिए सेंटेंस में यूज किया है? कि उसका हमेशा जो एम है, जो पर्पस है बिजनेस से बेनिफिट डिराइव करने का ही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे एम को हम एज अ वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, और इस केस में हम एम को एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट? इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट कैंपेन is aimed at influencing the behavior of people, तो यहाँ पे एम के साथ क्या यूज किया? एट यूज किया, क्योंकि पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेन, तो यहाँ पे एक काम की फॉर्म में एम को यूज कर रहा है। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का क्या क्या करना चाह रही है इस कैंपेन से, क्या पर्पस है कैंपेन का, ठीक है? तो उसको वर्ब की फॉर्म में हम यहाँ यूज कर रहे हैं। द गवर्नमेंट कैंपेन इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, राइट?
सेकेंडली हम उसको नाउन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट राइट। द एम ऑफ, एम के साथ क्या यूज किया यहाँ पे, ऑफ यूज किया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर हमें कोई और एग्जाम्पल देखना हो तो हम क्या और एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से कुछ एग्जाम्पल्स। The aim of his research paper was to study the ill effects of COVID vaccine। तो यहाँ पे एम के साथ क्या यूज किया है हमने, यहाँ पे एम के साथ हमने ऑफ यूज किया है, ठीक है। तो the aim of his research paper was to study the ill effects of COVID vaccine, right। तो यहाँ पे एम को हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं कि एम क्या था, गोल क्या था, उसने जो रिसर्च पेपर यहाँ पे बनाया या स्टडी पेपर जो भी उसने पब्लिश किया, उसका गोल क्या था। यहाँ पे एज अ गोल को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे एम को एज अ गोल, ये कन्वे करने के लिए कि मोटिव क्या था, ठीक है, एम क्या था, पर्पस नहीं, गोल क्या था, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का। तो उसका गोल क्या था कि स्टडी करना है इल इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन। तो जब भी एज अ नाउन फॉर्म में यूज होगा तो आप उसके साथ हमेशा ऑफ एज अ प्रेपोजिशन क्या करोगे, यूज करोगे। और जब भी वर्ब की फॉर्म में होगा, एम के यूसेज से जब हमें ये पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है, तो हम कैसे उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। उसके अलावा हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है। ये प्लीज नंबरिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने एंड पे। कलर स्टेटमेंट आपको गिवन है पेपर में, ठीक है, उस स्टेटमेंट में किसी भी जगह पे अगर आपको कोई कलर मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्लू, ग्रे, पिंक, कोई भी कलर, उससे जस्ट पहले अगर आपको फिल इन द ब्लैंक गिवन है और कुछ ऑप्शंस गिवन है कि कौन सा प्रेपोजिशन जाएगा, तो आपने इन प्रेपोजिशन क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि कलर के साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज होता है, कौन सा, इन। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, देखा कल इससे पहले जो प्रेपोजिशन आया कौन सा आया, मतलब कलर के नाम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, इन। राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक, तो ब्लू इंक के साथ, ब्लू के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, इन प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल बारबी इज ड्रेस्ड इन पिंक गाउन, तो इन पिंक गाउन, ठीक है, राइट। तो इन जस्ट पहले आया किससे, कलर से, राइट। उसके बाद बेसिकली क्या है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट रूल। आई होप ये रूल बहुत सिंपल था, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल में ना आपको दो वर्ड्स गिवन है, दो वर्ड्स, और ये वर्ड्स आपने कॉमनली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। नंबर वन इज एक्विट एंड नंबर टू इज एक्यूज। देखिए एक्विट का मतलब क्या होता है, एक्विट का मतलब होता है व्हेन समवन इज प्रूवन इनोसेंट, ठीक है, बाय कोर्ट, या उसको नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया कोर्ट में, और अब कोर्ट इज डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ सम स्पेसिफिक क्राइम। तो जब भी एक्विट वर्ड स्टेटमेंट में यूज होगा उसके साथ ऑफ आप यूज करेंगे। और अगर एक्यूज वर्ड यूज होगा, एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज होता है किसी को ब्लेम करना, ठीक है, टू पुट ब्लेम ऑन पीपल या टू पुट ब्लेम ऑन समवन, ठीक है, दोष लगाना, किसी तरीके का आरोप, हिंदी में बोलते हैं आरोप लगाना, ठीक है। तो एक्यूज जो है उसके साथ हम एक ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ, राइट। तो एक्विट के साथ ऑफ यूज होगा और एक्यूज के साथ भी ऑफ यूज होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल he was acquitted of the charge of bribery, right। next is Ram was accused of murder, ठीक है, the Ram was accused of murder मतलब राम को ब्लेम किया गया या एक्यूज किया गया किस चीज के लिए, मर्डर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड्स जो है उनके मीनिंग पता हो, ठीक है। और सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट, सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है व्हाट इज दैट, दैट इज आपको ये पता हो कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज
later on acquitted of all the charges. इस तरीके से लिख लीजिए, तो भी acquitted के साथ क्या यूज हो रहा है, ऑफ ही यूज हो रहा है, राइट। एक्विट का जो मीनिंग है दैट इज ऑफिशियली कोर्ट में किसी को आप इनोसेंट या नॉट गिल्टी जो है जब वो प्रूव कर दो तो दैट इज एक्विटल, राइट। फॉर एग्जाम्पल राम वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द thief has also been accused of the murder. The thief has also been accused of the murder. ठीक है, तो थीफ को मर्डर के लिए भी क्या किया गया है, एक्यूज किया गया है। ठीक है, एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज का मतलब होता है कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखेंगे आप उनके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन ही क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है दैट इज रूल नंबर 46। 46 रूल जो है उसमें दो वर्ड्स गिवन है, श्योर एंड अश्योर। श्योर वर्ड आप कब यूज करते हो, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, राइट। एंड अश्योर कब यूज करते हो, व्हेन यू वांट कोई आपकी बात पे फेथ करे या ट्रस्ट करे या किसी को जब आप इंश्योर कर रहे हो तब आप ये वर्ड्स क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, अब आई होप इन दोनों वर्ड्स का पहले तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये वर्ड्स जो है इनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है दैट इज ऑफ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही अश्योर मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट, तो अश्योर के साथ क्या यूज हुआ, ऑफ यूज हुआ, राइट। ही अश्योर मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट। नेक्स्ट श्योर का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, तो श्योर के साथ क्या यूज हुआ, ऑफ यूज हुआ। ठीक है, तो आई जस्ट होप दिस इज गेटिंग क्लियर। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके, तो श्योर एंड अश्योर, सबसे पहले तो इनका हमने मीनिंग देखा और डिफरेंस देखा, एंड सेकेंडली हमने देखा कि इनके साथ जो प्रेपोजिशन यूज हो रहा है दैट इज ऑफ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टू वर्ड्स जो आ रहे हैं नेक्स्ट रूल में दैट इज बोस्ट एंड ब्रैग। ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है इनका, इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं। बोस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपके पास कोई चीज है या आपके पास बहुत कुछ है और उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग इन प्राइड, यू आर नॉट एट ऑल हम्बल, यू आर शोइंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यू आर टॉकिंग ऑफ समथिंग इन अ वेरी प्राइडफुल मैनर, यू नो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं बोस्ट। एंड ब्रैग का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। इसमें भी जो एक प्रेपोजिशन यूज होगा दैट इज ऑफ, राइट, हमेशा ऑफ यूज होगा इन वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He always boasts of his richness. He always boasts of his richness. तो वो हमेशा अपनी रिचनेस के बारे में क्या करता रहता है, डींगे मारता रहता है, बड़ा चढ़ा के बात करता रहता है। तो बोस्ट वर्ड के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ, ऑफ यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट योर न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट योर न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैगिंग हमने यूज किया, राइट। उसके अलावा आप इसमें क्या देखोगे, मीनिंग हमने देखा, हमने ये देखा कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। ठीक है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है दोनों वर्ड्स का। ठीक है, कभी भी आप कोई बहुत ही पॉम्पस सी स्टेटमेंट देते हो या फिर यू नो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के जब आप बताने की कोशिश करते हो तो उस केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ड्स का यूसेज पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, राइट। राइट, with this I guess we should move on to the next rule. Let me just clear the board. Let's move on to the new slides, students. Okay, so here we have our next rule. The next rule is break into.
ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हमेशा साथ यूज होंगे। ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू जो है इट इज द केस ऑफ फ्रेजल preposition। फ्रेजल preposition का केस है, which means ये वर्ड्स आप हमेशा एक सेंटेंस में साथ ही यूज करोगे, राइट। तो ब्रेक इनटू का एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रेक इनटू का एग्जांपल क्या गिवन है? ब्रेक इनटू का एग्जांपल जो है वो गिवन है यहाँ पे, आवर हाउस वाज ब्रोक इनटू अ फ्यू डेज अगो बट नथिंग वाज स्टोलन। Our house was broke into a few days ago, but nothing was stolen, which means that somebody might have tried to, enter forcefully into the house. So break into का मतलब क्या होता है? When you try to, forcefully enter into somebody's territory or somebody's house or somebody's property, तो उसको हम बोलते हैं break into. For example, अगर मैं यहाँ लिखूं, the burglars tried to broke into the bank. तो broke into means they forcefully tried to enter into the bank and अपने जो ill motives हैं उनको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, राइट। एक break into हम इस सेंस में यूज करते हैं कि forcefully कहीं पे एंटर किया जा रहा है। दूसरा जब है when you try, अगर किसी तरीके से ऐसे सेंटेंस में गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल he broke into a run when he saw the police. He broke into a run when he saw the police. तो अगर इस ऐसे से किसी स्टेटमेंट में broke into का यूज हुआ है, दैट मीन्स somebody has अपनी स्पीड जो है चलने की, भागने की, उसको क्या कर दिया, एकदम से इंक्रीज कर दिया। तो स्पीड की शिफ्ट को भी, इंक्रीज इन स्पीड को भी शो करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक को यूज करते हैं, ब्रेक इनटू, राइट। तो दो तरीके से ब्रेक इनटू का यूज पढ़ा हमने, टू फोर्सफुली एंटर समवेयर, या बहुत ज्यादा फोर्सफुली कहीं पे आप रन करने की कोशिश कर रहे हो या एकदम से स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भी बेसिकली आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, when they realized they might miss the train, they broke into a run। जब उनको रियलाइज हुआ कि वो ट्रेन मिस कर देंगे, they broke into a run। broke into a run का क्या मतलब है? broke into a run का मतलब है कि उन्होंने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया, राइट। तो और तेज मतलब स्पीड, इनको स्पीडिंग को या फिर एकदम से स्पीड शिफ्ट्स को दिखाने के लिए भी इस वर्ड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन उस केस में भी आप ब्रोक के साथ या ब्रेक के साथ इनटू ही यूज करोगे। द पॉइंट इज दिस कि इसको किसी भी फॉर्म में, इन दोनों तरीके से किसी भी तरीके में यूज किया जा रहा है, आप उसके साथ हमेशा एक ही preposition यूज करोगे, कौन सा, इनटू। सो दिस इज अ केस ऑफ फ्रेजल preposition, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है एक वर्ड गिवन है यहाँ पे, चार्ज। अब चार्ज वर्ड जो है उसको एज अ नाउन या तो आप यूज करोगे या वर्ब। वर्ब मैंने अभी आपको समझाया ही था कि व्हेन कोई भी वर्ड आपको ये बताए कि कुछ एक्शन इज बीइंग डन और एक्शन इज बीइंग टेकन, या कुछ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल स्टडिंग हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल थिंकिंग हो गया, फॉर एग्जांपल बिलीविंग हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या बता रहे हैं वर्ड्स की कुछ ना कुछ काम हो रहा है, somebody is thinking, that means his brain is involved into some thinking process। believing मतलब you having faith in something। walking is again some doing, walking some footstep, चलना, studying, कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स जो है क्या बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है, something is being done, तो जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब्स, जो हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा रहा है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। क्रिया का क्या मतलब है, काम होना, काम करना, काम का होने का पता चलना, राइट। तो चार्ज को हम एज अ नाउन यूज करेंगे या फिर एज अ वर्ब यूज करेंगे। जब हम चार्ज को एज अ नाउन यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नाउन यूज करेंगे का क्या मतलब है कि सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सुपीरियोरिटी
या अथॉरिटेरियन सी पोजीशन की बात की जा रही है, किसी को दी जा रही है या किसी से ली जा रही है, किसी इस तरीके की कि somebody is being entrusted with some authority या कुछ पर्सन ऑफ अथॉरिटी के कंटेक्स्ट में बात है ना, तो उस केस में या किसी को कुछ चार्ज दिया जा रहा है, उस तरीके से अगर सेंटेंस में मेंशन्ड है तो आप उसके साथ ऑफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इन चार्ज ऑफ, ठीक है, मतलब उसको इंचार्ज दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तो एक अथॉरिटी की सेंस आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सुपीरियोरिटी की एक सेंस आ रही है, तो उस केस में आप चार्ज के साथ क्या यूज करोगे, ऑफ यूज करोगे, राइट। सेकेंड केस बनता है वर्ब का, इसमें आप इसके साथ क्या यूज करोगे, विद यूज करोगे एज अ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज चार्ज्ड विद रॉबरी एंड मर्डर, मतलब उसके ऊपर ये इल्जाम लगा, ठीक है, उसके ऊपर ये ब्लेम लगा, ठीक है, किस चीज के साथ उसको चार्ज किया गया, रॉबरी एंड मर्डर। तो यहाँ पे जो चार्ज वर्ड है वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज नहीं हुआ, रादर ये बताने के लिए यूज हुआ कि ब्लेम लगाया गया है, हेंस हम यहाँ पे एज अ वर्ब उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ जो एक प्रेपोजिशन यूज होगा दैट इज with robbery and murder, right? Okay, I hope this rule is clear to everyone. Let me just clear the board. Okay, I hope this rule is clear to everyone. charge के साथ दो preposition of कब, जब वो noun की तरह use होगा, जब वो responsibility की sense show करेगा, और as a verb कब use होगा, verb के साथ जब यूज होगा, वर्ब की फॉर्म में जब यूज होगा तो विद आप एज अ प्रेपोजिशन यूज करोगे, ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, राइट। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल जो है वो क्या बोलता है, देयर इज दिस वर्ड डील। डील का मतलब क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो देखो, डील वर्ड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। नंबर वन, या तो आप किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे, या फिर आप किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे, ठीक है, दो चीजों के केस में आप डील को यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट मोर क्लियरली। तो देयर इज दिस वर्ड डील। डील वर्ड को आप दो सेंस में यूज करोगे, नंबर वन पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, एंड नंबर टू बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जब आप पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, आप इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज करोगे दैट इज विद, ठीक है, और जब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे तो आप इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करोगे इन। तो विद एंड इन दो प्रेपोजिशन यूज होती है किसके साथ, डील वर्ड के साथ। विद कब यूज होता है, जब पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात है, और इन कब यूज होता है, जब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। ही डील्स विद एवरीवन इन पोलाइट वे, डील्स विद, ठीक है, बिकॉज इट इज डीलिंग विद सम पर्सन्स बिहेवियर, इट इज डीलिंग विद सम पर्सन, किसी पर्सन के बारे में इस चीज को यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। तो he deals with everyone in polite way, ठीक है, तो यहाँ पे डील के साथ विद यूज किया गया। सिमिलरली यहाँ पे डील के साथ इन यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है, सेरेमिक्स, राइट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्री की क्या हो रही है, बात हो रही है, राइट। स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 second. Just give me 1 second. Okay, students, let's continue. I'm sorry for the inconvenience. तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे थे, डील, ठीक है। तो डील वर्ड जब भी पर्सन के बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, आप उसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करोगे विद, और जब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, आप उसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज करोगे इन, राइट। ही डील्स विद एवरीवन इन पोलाइट वे, एंड ही डील्स इन सेरेमिक्स। सेरेमिक्स जो है एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही डील्स इन केमिकल इंडस्ट्री, तो डील्स इन, राइट।
अब फॉर एग्जाम्पल इसी केस का बिहेवियर का कोई एग्जाम्पल लेना हो तो क्या लेंगे, आई कैनॉट डील विथ हिज एरोगेंट एटीट्यूड। तो यहाँ पे किसी के एरोगेंट एटीट्यूड यानी बिहेवियर की बात हो रही है, तो डील के साथ क्या यूज किया, विद किया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। तो इसको यहीं पे छोड़ के हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आई होप ये रूल सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 50। सी नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे गिवन है दैट इज पार्ट, ठीक है। पार्ट वर्ड जो है उसको भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एज अ नाउन या एज अ वर्ब, ठीक है। जब एज अ नाउन यूज करेंगे तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ, ठीक है। नाउन की फॉर्म में यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा सेंटेंस में, आपको सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगेगा कि इंक्लूजन की फीलिंग आ रही है, ठीक है। समथिंग इज इंक्लूडेड इन समथिंग, समथिंग इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है और ये बुक का एक पेज है, दिस इज अ बुक एंड दिस इज जस्ट वन पेज ऑफ द बुक, नाउ दिस पेज इज द पार्ट ऑफ बुक, ठीक है। तो एक इंक्लूजन वाला आपको सेंस आएगा, ठीक है, कि ये जो पेज है दिस इज द पार्ट ऑफ द बुक ओनली ना, तो मतलब इससे इसका पार्ट है, राइट। और सेकंड एज अ वर्ब जब यूज होगा तो आप उसके इसमें विथ जो है वो यूज करोगे व्हेन इट सम मैटर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या किसी नॉन मटीरियल या नॉन लिविंग चीज की बात हो रही है। लेकिन अगर पर्सन की बात हो रही है तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, फ्रॉम, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं बोर्ड को क्लियर करके। सी देयर इज दिस वर्ड पार्ट, ठीक है। पार्ट को आप दो तरीकों से यूज करोगे, या तो एज अ नाउन, ठीक है, या फिर एज अ वर्ब, राइट। यही बोला मैंने, नाउन की फॉर्म में जब यूज करोगे तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑफ, राइट, ठीक है। और जब नाउन की फॉर्म में यूज करोगे कैसे पता चलेगा, स्टेटमेंट में इंक्लूजन का फीलिंग आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि समथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड इनटू समथिंग, या कुछ चीज किसी चीज का पार्ट है, किसी चीज का हिस्सा है, यू नो, हिंदी में अगर हम बात करें किसी चीज का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसा पता चलेगा आपको स्टेटमेंट को पढ़ के। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ऑफ यूज करोगे। और वर्ब की फॉर्म में दो केसेस फिर से बनेंगे, कौन से, एक होगा किसी पर्सन से रिलेटेड काम किया जा रहा है, या फिर किसी नॉन पर्सन या नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड कोई भी मैटर से जब डील किया जा रहा है, ठीक है। जब भी किसी पर्सन से रिलेटेड बात होगी तो आप उस केस में जो है पार्ट के साथ विद यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन से सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है, पार्ट विद, राइट। इसको एग्जाम्पल में जब करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। और किसी मैटर के साथ या नॉन मटीरियल थिंग के साथ अगर बात हो रही है, सॉरी मटीरियल थिंग के साथ बात हो रही है, तो पार्ट के साथ आप क्या यूज करोगे, आप विद यूज करोगे, ठीक है। पर्सन के साथ आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम, एंड यहाँ पे मैटर के साथ क्या यूज करोगे, विद यूज करोगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं पहले, जब हमें पार्ट के साथ ऑफ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ सिलेबस, क्या पता चल रहा है कि सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल APSSB का कुछ सिलेबस है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। अब इंग्लिश के सिलेबस में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें प्रेपोजिशन जो हुआ है वो एक टॉपिक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश सिलेबस। तो पार्ट ऑफ विच मींस इट इज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश सिलेबस, राइट। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ आ गया, ठीक है। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन मतलब कोई प्रॉब्लम है and they are, you know, there are many people who are sitting to solve the problem. Now there is this one party जिसके बारे में बात की जा रही है कि they will become the part of solution, मतलब they also will be included in the solution when the talks will be done, right. तो part of, तो यहाँ पे भी inclusion की feeling, right. अब second case जो बनता है that is verb का case, ठीक है। verb के केस में आप कैसे करोगे, verb के केस में बहुत सिंपल सी चीज है, verb के केस में आप कैसे करोगे, या तो किसी मैटर के बारे में बात होगी या किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, या तो किसी मैटर के बारे में या फिर यू नो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होगी, या फिर किसी पर्सन के बारे में बात होगी, ठीक है। तो जब भी मैटर के बारे में बात होगी या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होगी तो उस केस में आप पार्ट के साथ क्या यूज करोगे, विद यूज करोगे। और जब पर्सन के केस में बात होगी तो इस केस में आप पार्ट के साथ क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग पार्ट फ्रॉम, ठीक है। इसको बेटर क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, वर्ब की फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ब का एग्जाम्पल देख रहे हैं और सबसे पहले हम देख रहे हैं मैटर के साथ, मनी, नॉन मटीरियल थिंग, राइट।
अ ग्रीडी मैन कैनॉट पार्ट विद हिज मनी. मनी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इट इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग. तो ही अ ग्रीडी मैन कैनॉट पार्ट विद हिज मनी. तो यहाँ पे पार्ट के साथ क्या यूज हुआ? विद यूज हुआ, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर क्रूअली. यहाँ पे क्रूअली आएगा, आई एम सॉरी, इट इज द टाइपिंग मिस्टेक. As her husband treated her cruelly, she parted from him. यहाँ पे parted from का क्या मतलब है? Separated from. ठीक है, तो parted from का क्या मतलब है? Separated from. ठीक है, तो क्योंकि उसका हस्बैंड उसको क्रूअली ट्रीट करता था, इसलिए वो उससे क्या हो गई? पार्ट हो गई. पार्टेड फ्रॉम हिम, ठीक है, उससे अलग हो गई, उससे सेपरेट हो गई. तो यहाँ पे जो है वो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जा रहा है? पार्ट को यूज किया जा रहा है. दैट शी इज पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड. बोथ आर पर्सन्स ना, तो यहाँ पे पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, हेंस हमने यहाँ पार्ट के साथ फ्रॉम यूज किया. आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है, तो पार्ट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? जब पार्ट को वर्ब की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो दो केसेस बनेंगे. नंबर वन, आप देखोगे कोई मैटर या नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है, और सेकंड आप देखोगे कि कोई पर्सन अगर है तो. अगर पर्सन से पार्ट होने की बात की जा रही है, अलग होने की बात की जा रही है, तो आप पार्ट फ्रॉम यूज करोगे. लेकिन अगर किसी मटीरियलिस्टिक चीज से पार्ट होने की बात की जा रही है तो आप पार्ट के साथ विद एज अ प्रेपोजिशन यूज करोगे. ठीक है, आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर so far. With this, I'm moving on to the next rule, which is rule number 51. Okay, so what is rule number 51? Rule number 51 जो है, let me just check. Okay, rule number 51 जो है, it is a very simple, rule. बहुत ही simple rule है. ठीक है, इसमें क्या given है? इसमें given है दो words. Number one is habit and number two is addicted. ठीक है, हैबिट वर्ड का क्या मतलब होता है? आदत होना, किसी चीज की हैबिट होना आपको. ठीक है, विच कुड बी गुड ऑल्सो एंड विच कुड बी बैड ऑल्सो, बट यूजुअली हैबिट को हम अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और एडिक्टेड जो होता है, और हैबिट जो होता है बहुत नेचुरली फॉर्म हो जाती है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ हैबिट, राइट? बहुत नेचुरली फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको है तो है, नहीं है तो नहीं है. बट एडिक्शन वर्ड जो है, ये ज्यादातर किस सेंस में यूज होता है? ये इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो ज्यादा है. ठीक है, एडिक्शन क्या होता है? सी, एडिक्शन इज ऑफ समथिंग जो आप नेचुरली नहीं कर रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप करते गए, और अब आपको क्या हो गया है? लत लग गई है, अब आपको उसकी एडिक्शन हो गई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग. ठीक है, देयर वुड बी सम पीपल हु स्मोक. ठीक है, अब स्मोकिंग इज नॉट एन एडिक्शन जो एक दिन में आपको हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, although it is injurious to health, but still what people do, one time आपने किया, आप second time कर रहे हो, आप third time कर रहे हो, अभी आप दिन में एक बार कर रहे हो, फिर आप एक दिन में 3 बार कर रहे हो, right? So that is a kind of addiction that happens. ठीक है, you know that it is injurious to your health, but still you'll do, right? तो वो जो है, that kind of thing is known as addiction. कि अब वो addiction हो गया. Although you know it is injurious to health, you don't want to do it, but still you do it, right? So that is the case here. ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. द सेकंड थिंग इज, ये जो है, दिस इज आल्सो द केस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन. हैबिट के साथ आप हमेशा ऑफ यूज करोगे, और एडिक्शन या एडिक्टेड के साथ आप टू यूज करोगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट नाइट कुड लीड टू इंसोम्निया. ठीक है, तो मतलब आप अगर लेट नाइट तक सो रहे हो तो आपको स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया क्या हो सकता है. तो हैबिट ऑफ यूज किया गया. ठीक है, आई हैव द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट. तो हैबिट ऑफ आ गया. राम हैज द हैबिट ऑफ eating while reading a book. तो हैबिट ऑफ, राइट? तो हैबिट के साथ हमेशा आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म करोगे, ऑफ ही यूज होगा एज अ प्रेपोजिशन, राइट? अब एडिक्टेड देखो, एडिक्टेड के साथ क्या यूज होगा? टू. मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आर एडिक्टेड टू टी, राइट? नाउ दे नो कि दिन में अगर आप 10 बार चाय पी रहे हो तो
it could be, it could also be injurious to health because it will lead to, acidity and, acidity reflux and all that thing, ठीक है, या sleeplessness हो सकता है आपको, ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं. Although people are aware, लेकिन late night या late hours तक पढ़ने के लिए, long hours तक पढ़ने के लिए they have tea, and once they have tea they become addicted to tea, right? So most of the civil services aspirants are addicted to tea. Now they know that tea will have its own negative consequences, but then still they are in the habit of, drinking tea again and again, right? To keep them awake, to keep them agile, to keep them active, right? So I hope with these examples I am able to make my point clear कि habit और addicted जो दो words हैं, इनके साथ fixed preposition कौन-कौन से use होंगे? दो ही fixed preposition use होंगे. For example, habit के साथ of और addicted के साथ to, right? With this, I'm moving on to the next rule. Next rule is familiar. Familiar जो है एक word है. See, familiar का मतलब क्या होगा? In normal sense, familiar का मतलब होगा to know. ठीक है? To know, जानना किसी को, पहचानना किसी को. ठीक है? अब familiar word दो तरीके से use हो सकता है. Person के context में या situation या area के context में. यहाँ पे with आएगा. Students, please correct this. ठीक है? These are actually short notes. These are compiled from my own short notes. Hence यहाँ पे कुछ आपको टाइपिंग एरर्स मिल सकती हैं. ठीक है, तो फेमिलियर जो है उसको हम दो तरीके से यूज करेंगे, पर्सन के साथ या सिचुएशन या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, जब आप पर्सन के साथ यूज कर रहे हो तो आप कौन सा इसमें प्रीपोजिशन यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग टू. ठीक है, एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम सिचुएशन एंड एरिया, आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? विद, राइट? इसका एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू फेमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नोवेल? तो क्या आप फेमिलियर हो ऑथर ऑफ दिस नोवेल के साथ, नोवेल से? ठीक है, तो वो इसमें क्या कर रहा है? पर्सन से फेमिलियर होने की बात कर रहा है. तो हेंस फेमिलियर के साथ क्या यूज किया? टू यूज किया. ठीक है, सो व्हेनेवर दिस वर्ड फेमिलियर इज यूज्ड, तो आप क्या करोगे? आप इसमें ऑथर को क्या करोगे? यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेमिलियर टू दी crew of आदिपुरुष मूवी. ठीक है, तो यहाँ पे फेमिलियर जो है वो क्रू के सेंस में यूज हुआ. क्रू जो है वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल होगा या ग्रुप ऑफ पर्संस होगा. तो यहाँ पे फेमिलियर के साथ मैंने क्या यूज किया? टू यूज किया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं, सिचुएशन या एरिया के केस में हम कैसे फेमिलियर को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम न्यू इन दिस सिटी, so I am less familiar with the roads here, right? तो familiar को roads के साथ कनेक्ट किया. road जो है that is a non living thing, या एक एरिया पर्टिकुलर की बात हो रही है कि एक सिटी में मैं नया हूं तो मैं यहाँ की सड़कों से कम पहचान रखता हूँ या मुझे नहीं पता है रास्ते. ठीक है, तो यहाँ पे फेमिलियर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इस केस में विद यूज करेंगे. आई होप इट इज क्लियर नाउ. फेमिलियर वर्ड को दो सेंस में यूज करना है आपने, या तो पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो जब भी पर्सन के साथ यूज करोगे तो आप टू यूज करोगे, और जब भी आप इसको सिचुएशन या एरिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? विद यूज करो. ठीक है, एग्जांपल्स हमने देखे. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 53. सी, रूल नंबर 53 अगेन बहुत सिंपल रूल है. आपको सेंटेंस में तीन वर्ड्स कहीं पे भी दिख रहे हैं, कंटेंटेड जिसका मतलब सेटिस्फाइड ही होता है, सेटिस्फाइड या फर्निश्ड. फर्निश्ड का मतलब क्या होता है? टू इक्विप समथिंग. अपने घर को आप इक्विप कर रहे हो, अपनी किचन को, अपने कुछ भी इक्विप कर रहे हो. तो फर्निश्ड का मतलब होता है टू इक्विप योर सम स्पेस, राइट? तो ये तीन वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखते हैं. आप इनके साथ क्या करोगे? विद एज अ प्रेपोजिशन क्या करोगे? यूज करोगे, राइट? विद एज अ प्रेपोजिशन क्या करोगे? यूज. तो ये किस चीज का केस बना? फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस बना, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सैटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई. तो सैटिस्फाइड के साथ विद यूज हुआ. आई एम ऑलवेज कंटेंटेड विद व्हाट आई हैव. कंटेंटेड के साथ विद. ठीक है, दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद बार एंड सम टूल्स. तो फर्निश्ड के साथ विद यूज हुआ. ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स आपको कोई भी सेंटेंस दिखता है एग्जाम में, उनमें ये तीन वर्ड्स कहीं पे भी यूज हुए हैं, आपने उसके साथ बिना सोचे समझे विद जो है एज अ प्रेपोजिशन यूज करना है, राइट? I hope I'm able to make my point clear so far, right? तो students, I guess आज के लिए इतना काफी होगा, टाइम भी ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है,
तो रूल नंबर 54 से हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा सबको। एंड आई जस्ट आई जस्ट होप अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। एंड जो भी मैं करेक्शंस करा रही हूँ, प्लीज वो टाइपिंग एरर्स हैं, पार्डन मी फॉर देम, और उनको साथ साथ करेक्ट करते चलिए। और कल हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्लास को, सो दैट वी आर एबल टू फिनिश प्रेपोजिशन इन टाइम। So we have finished till rule number 53. Tomorrow we'll start from rule number 54 and there are only very few rules left, I guess. कितना है total? 67 rules हैं, ठीक है। I hope in tomorrow's class we'll be able to finish this chapter, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक दिन लेके इसका टेस्ट रखेंगे और आर्टिकल्स का भी। I'll share the exercises with you, don't worry. So students, let's wind up the class. Thank you for having me. Thank you so much.